स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? तो बेटा मैंने बोला था कि हम आज यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12 डेट इज थर्मोडायनामिक्स। राइट, ये है यूनिट आपका 7 है या आई थिंक 8, थर्मोडायनामिक्स यूनिट 8 और चैप्टर आपका ये है 12। ओके, थर्मोडायनामिक्स हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ एक बातें जो हैं वो डेफिनेशंस जो हैं वो हमने पहले लर्न करनी है। उसमें कुछ एक बातें हैं, उसके बाद फिर इसके आर्टिकल्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये डेफिनेशंस, कुछ एक डेफिनेशंस जो हैं वो करनी है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स जो हैं वो कैसे करने हैं उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन करेंगे। राइट, फिर हम बड़े बड़े आर्टिकल्स जो हैं उनको स्टार्ट कर लेंगे। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक्स है वो है क्या। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स क्या है? दैट इज द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल वर्क इनटू हीट एंड वाइस वर्सा। मतलब हम थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। तो इसका मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल वर्क इनटू हीट एंड वाइस वर्सा। इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स। अगर हम सिंपल बात बोलें तो थर्मोडायनामिक्स है क्या? थर्मो में क्या होता है? दैट इज हीट। डायनामिक्स मींस मोशन में, तो स्टडी ऑफ हीट इन मोशन, सिंपल सी बात। राइट, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं फिर से बोल रहा हूं कि थर्मोडायनामिक्स क्या है? दैट इज द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल वर्क इनटू हीट एंड वाइस वर्सा। राइट, तो ये हमारे पास आ गया थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के बाद हमारे पास आ गया थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है ये है क्या? व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम? इसको भी ध्यान से सुना। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है? दैट इज द कलेक्शन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स confined within certain boundaries। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है? व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम? ए कलेक्शन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स confined within certain boundaries such that it has certain values of pressure, volume and temperature। राइट, प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T। क्लियर है? तो थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या हुआ? थर्मोडायनामिक सिस्टम ये क्या है? कलेक्शन है किसकी? लार्ज नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स की, दैट आर कन्फाइंड विद सर्टेन बाउंड्रीज। मान लो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर दे आर कन्फाइंड टू सर्टेन बाउंड्रीज, ये उसकी बाउंड्रीज है। राइट, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर कन्फाइंड विद इन सर्टेन बाउंड्रीज such that it has certain value of pressure, volume और temperature। मतलब आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एटम हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर कन्फाइंड टू सर्टेन बाउंड्रीज। मतलब उनका एक घर है, राइट, उस घर में उनके पास अपना प्रेशर है, अपना वॉल्यूम और अपना क्या है? टेम्परेचर है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक सिस्टम। क्लियर? सिस्टम का चल गया। तो हर घर, मतलब हर थर्मोडायनामिक सिस्टम, उसका अपना अलग प्रेशर होता है, अपना वॉल्यूम होता है, अपना टेम्परेचर। जैसे हम कहते हैं कि हमारे घर में कुछ हो रहा है, उनके घर में कुछ हो, ये तो है नहीं कि सभी के घर में सेम ही चीज़ें हैं। राइट, तो ऐसे ही इसमें होता है कि अलग अलग किसी का प्रेशर अलग है, वॉल्यूम अलग है। नो डाउट सेम भी हो सकता है, PVT सेम भी हो सकता है किसी का। राइट, मान लो आपने घर वालों ने आपने क्या किया, इकट्ठे 2 फ्रिज और 2 TV और 2 साइकिल इकट्ठे लेके आ गए एक ही बंदे से, एक ही कंपनी के। राइट, तो वो तो चीज़ सेम होगी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसमें क्या होता है कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर कन्फाइंड टू अ सर्टेन बाउंड्रीज सच दैट दे हैव प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। राइट, तो डेफिनेशन कैसे लिखनी है? आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अ कलेक्शन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कन्फाइंड विद इन सर्टेन बाउंड्रीज such that it has certain values of pressure, volume and temperature, that is called a thermodynamic system। okay, उसके बाद आ गया surroundings। anything outside the thermodynamic system, anything outside the thermodynamic system, thermodynamic system के बाहर,
जो सिस्टम, जैसे हमारे घर के बाहर है, खेत है या किसी का घर है, एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनामिक सिस्टम दैट इज सराउंडिंग्स, राइट। और इसमें क्या बोलेंगे हम, टू विच एनर्जी और मैटर इज एक्सचेंज, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी या मैटर एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको हम सराउंडिंग्स बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे हमारा अकेला घर है तो हम किसके साथ एनर्जी और मैटर एक्सचेंज करेंगे, राइट। हम किसी से मान लो कहीं किसी से दूध ले रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, या कहीं से हम सब्जी ले रहे हैं, तो हमारे जब इधर पास में कुछ है ही नहीं, राइट, तो वो हमारी सराउंडिंग नहीं होगी। तो सराउंडिंग में हमने क्या बोला कि एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनामिक सिस्टम टू विच एनर्जी एंड मैटर दैट कैन बी एक्सचेंज्ड, जिसके साथ हम एनर्जी या मैटर या दोनों, या तो एनर्जी एक्सचेंज कर दो या मैटर एक्सचेंज कर दो या दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग की क्या डेफिनेशन हुई बेटा, सराउंडिंग की डेफिनेशन क्या हुई, एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनामिक सिस्टम टू विच एनर्जी और मैटर इज एक्सचेंज दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। ये डेफिनेशंस आती हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है, राइट, वो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन करता है ना, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करेगा, मैटर एक्सचेंज करेगा या दोनों एक्सचेंज करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, थर्मोडायनामिक सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वन इज ओपन सिस्टम, अदर इज क्लोज सिस्टम एंड देन आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। ये थर्मोडायनामिक सिस्टम के पार्ट्स हैं, ये तीनों, These are the parts of thermodynamic system, right? तो थर्मोडायनामिक सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास आता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कौन सा होता है, A system is said to be an open system if it can exchange both energy and matter with its surroundings, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास घर में मान लो एक बाउल है, उसको आपने गैस के ऊपर रख दिया, उसमें पानी डाल, बाउल है आपके पास, आपने उसमें पानी डाल के गैस के ऊपर रख दिया, आपने इसको हीट किया, तो देखो क्या हो रहा है, आप उसको हीट कर रहे हो, कंटिन्यूसली हीट कर रहे हो, तो हीट कहाँ जा रही है, पानी को भी गर्म कर रही है, और आपका पानी उबल रहा है, उसमें से वेपर्स निकल रहे हैं, वो भी बाहर जा रहे हैं, मतलब मैटर भी बाहर जा रहा है। जो आप इसको एनर्जी दे रहे हो, अब पानी जो है वो ये तो है नहीं कि हमें पता नहीं चल रहा, हम उसको हाथ लगाएंगे पता नहीं चलेगा, राइट, कि गर्म है कि नहीं है। इसका मतलब उसकी हीट भी क्या हो रही है, सराउंडिंग को एक्सचेंज हो रही है, हीट भी क्या हो रही है, सराउंडिंग को एक्सचेंज हो रही है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। मतलब हमारे पास क्या है, एक बाउल है, उसमें हम पानी डाल के उसको गर्म कर रहे हैं। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको ओपन सिस्टम में, कि ओपन सिस्टम में एनर्जी भी एक्सचेंज होती है और मैटर भी एक्सचेंज होता है। ओके, अ सिस्टम इज सेड टू बी एन ओपन सिस्टम इफ इट कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग्स, राइट। उसके बाद आ गया हमारे पास क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में अब आपने क्या किया, अब आप उसी बाउल को आपने ऊपर उसको कवर लगा, ढक दिया उसको, ताकि उसमें से जो वेपर्स है वो बाहर ना निकले, जो स्टीम है वो बाहर ना निकले, राइट। तो अब क्या हुआ, अब इसकी हीट को थोड़ा आप रोक सकते हो, हीट तो एक्सचेंज हो रही है लेकिन मैटर को एक्सचेंज होने से आपने रोक दिया। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। A system is said to be closed system if it can exchange only energy, not matter, only energy, not matter with its surroundings. उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। तो डेफिनेशन क्या बनी इसकी, अ सिस्टम इज सेड टू बी क्लोज सिस्टम इफ इट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर विद इट्स सराउंडिंग्स। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। उसके बाद आ गया हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। अब आपने इस बाउल को आइसोलेट कर दिया, मतलब थर्मली इंसुलेट कर दिया, सारे तरफ से क्या कर दिया, इसको थर्मली इंसुलेट कर दिया, मतलब ये हीट भी बाहर नहीं आने दिया, एनर्जी तो हमने पहले ही बंद कर दी, उसको ढक दिया, सॉरी मैटर को हमने पहले ही एक्सचेंज होना उसका बंद कर दिया, हमने उसको ढक दिया, मैटर नहीं निकलेगा, वेपर्स बाहर नहीं आ रहे, राइट, क्लियर। पहले हीट जा रही थी, अब हमने हीट को भी क्या कर दिया, यहाँ पर इंसुलेट कर दिया। ये इंसुलेटिंग
मटेरियल जो है उसके आगे हमने लगा दी। जैसे आपने वो देखा ना, थर्मस फ्लास्क आपके पास होती है, वो काफ़ी देर तक उसमें पानी गर्म रहता है, ठीक है, लेकिन वो भी परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होती है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, अ सिस्टम इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ इट कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर। ना तो वो एनर्जी एक्सचेंज करेगा, ना ही वो मैटर एक्सचेंज करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। अ सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड सिस्टम इफ इट कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नोर मैटर विद इट्स सराउंडिंग्स। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम तक सारी बातें आपको क्लियर होगी। फिर आगे हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? द वेरिएबल्स, डेफिनेशन सुनना ध्यान से, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स क्या होते हैं? द वेरिएबल्स विच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। The variables which are required to specify the state of thermodynamic system, they are called thermodynamic variables। मतलब हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसकी जो स्टेट है उसको स्पेसिफाई करना है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर होगी। उसके बाद आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ये जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं इसके टाइप्स है इंटेंसिव वेरिएबल्स और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंटेंसिव वेरिएबल्स द वेरिएबल्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम। द वेरिएबल्स विच आर इंडिपेंडेंट of the size of the system that are called intensive variables। मतलब वो वेरिएबल सिस्टम के साइज से इंडिपेंडेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव वेरिएबल्स। सो राइट डाउन द वेरिएबल्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम, दे आर कॉल्ड इंटेंसिव वेरिएबल्स। जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई, राइट, एंड सो ऑन। उसके बाद आ गया हमारे पास एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। सो व्हाट आर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स? एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? द वेरिएबल्स विच डिपेंड ऑन द साइज और मास ऑफ द सिस्टम। द वेरिएबल्स विच डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मास ऑफ सिस्टम। ये साइज और मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या है, ये क्या कर रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन साइज और मास ऑफ द सिस्टम। So the variables which depends on the size or mass of the system, they are called extensive variables। क्या बोलते हैं हम उसको? extensive variables। जैसे वॉल्यूम है, एनर्जी है, एंट्रोपी है, हीट कैपेसिटी है, एंथैल्पी है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट। उसके बाद हमारे पास आ गया थर्मल इक्विलिब्रियम। ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है कि टू बॉडीज और सिस्टम इन कॉन्टैक्ट, दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हमारे पास दो बॉडीज और सिस्टम इन कॉन्टैक्ट, दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर। सिंपल सी बात, अगर कोई भी दो बॉडीज सेम टेम्परेचर के ऊपर होती हैं तो इसका मतलब क्या है, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सिंपल अगर हम बोलें कि दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम है तो दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, टू बॉडीज और सिस्टम इन कॉन्टैक्ट आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर। दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो वो क्या होगा, क्या होगा, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है दैट इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ इट्स वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट डू नॉट चेंज विद टाइम। ध्यान से सुनना, अब मैं थर्मल इक्विलिब्रियम तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं बोल रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हमने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रखना है तो कैसे रखेंगे, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम दैट इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम
इफ़ इट्स वेरिएबल्स, इसके वेरिएबल्स कौन सा है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एक्सेट्रा, दे डू नॉट चेंज विद टाइम। अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे बेटा तो वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। इफ़ दे डू नॉट चेंज विद टाइम, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अगर वो चेंज नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। और कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है वो हमेशा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, इस बात को आपने याद रखना है। कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, एनी आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। आइसोलेटेड सिस्टम मैंने आपको बता दिया, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें ना तो मैटर एक्सचेंज होता है और ना ही हीट एक्सचेंज होती है। तो ऐसा सिस्टम जो हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है और हम इसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, उसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर, क्या बोल रहा हूँ मैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ZEROTH, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको आपने ध्यान से देखना है। ये तो आपकी डेफिनेशन सारी होगी तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, राइट। बारिश बहुत ज़्यादा बाहर हो रही है, अगर आपको साउंड क्लियर नहीं आ रही है तो अपने वो ईयरफोन लगा लो, राइट, तो आपको पता चलेगी बाहर बहुत बारिश है। मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिया तो बीच में बंद नहीं होगा ये। अब हमारे पास क्या है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। हमारे पास सिस्टम है, ये देखो, ये एक सिस्टम है, राइट, ये भी और ये ऐसे, ठीक है। ये सिस्टम ए, ये सिस्टम बी, ये सिस्टम सी। ध्यान से सुनना, एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है, एक सिस्टम क्या है, सी। इसमें जो मैंने यहां पर सेपरेशन किया इसको बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। क्या बोलते हैं इसको, एडियाबैटिक वॉल, राइट। क्या बोलते हैं इसको, एडियाबैटिक वॉल। इसको हम बोलेंगे डायाथर्मिक वॉल। ये जो है ना, ये वाली, इसको हम बोलेंगे डायाथर्मिक वॉल, ठीक है। एक एडियाबैटिक वॉल है और दूसरी हमारे पास क्या है, डायाथर्मिक वॉल है, राइट। ये सिस्टम ए, ये सिस्टम बी, ये सिस्टम सी। एडियाबैटिक वॉल जो होती है वो क्या करती है, उसमें से हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं होती है। जो एडियाबैटिक वॉल होती है, जो एडियाबैटिक दीवार है यहाँ पे, इसमें आपकी एनर्जी जो है वो एक्सचेंज नहीं होती है, लेकिन डायाथर्मिक वॉल में आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अब हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोल रहा है, ये बेटा बोलता है कि अगर हमारे पास दो सिस्टम है, टू सिस्टम ए एंड बी, दो सिस्टम हमारे पास हैं विच आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये दोनों सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, राइट, क्लियर। एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट विद थर्ड सिस्टम, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द थर्ड सिस्टम, राइट। ए सी के साथ कॉन्टैक्ट में है, बी सी में है। अब ध्यान से सुनना, ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ए सी के साथ है और बी सी के साथ है। तो पूरे का पूरा सिस्टम किस में आ जाएगा, पूरे का पूरा सिस्टम किस में आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में। इज दैट क्लियर। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन लिखो, राइट डाउन, टू सिस्टम ए एंड बी which are separately in thermal equilibrium with a third system C are also in thermal equilibrium with each other। ठीक है, अगर ये दोनों सेपरेटली, ये अपना थर्मल इक्विलिब्रियम है, अपना थर्मल इक्विलिब्रियम है, लेकिन ए सी के साथ है और बी भी सी के साथ है, राइट, तो ये सारे दोनों तीनों क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने एक बात ए को बताई, एक बात मैंने बी को बताई, राइट, फिर मैंने उनको बोला किसी को नहीं बतानी, लेकिन ए सी के साथ भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ भी है। तो इसका मतलब मैंने ए को भी बताई थी बात, बी को भी बताई थी, और मैंने बोला आप दोनों ने आपस में नहीं बतानी है, लेकिन ए सी के साथ बातें कर रहा है और बी सी के साथ बातें कर रहा है। ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब क्या है कि ए ने सी को बता दी होगी, सी ने बी को बता दी होगी, यही बात हुई ना। तो ऐसे ही हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ए और बी दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली, ये इसका थर्मल इक्विलिब्रियम
अपना अलग है, इसका अलग है, लेकिन ए सी के साथ कनेक्ट है, बी सी के साथ कनेक्ट है, क्योंकि डायथर्मिक बाल है। डायथर्मिक बाल का मतलब क्या होता है कि जो डायथर्मिक बाल है इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। डायथर्मिक बाल से एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन एडियाबैटिक बाल से एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है। क्लियर है, राइट। इसका मतलब ए के पास अपनी एनर्जी है, बी के पास अपनी एनर्जी है, लेकिन ए सी के साथ एनर्जी शेयर कर रहा है, बी सी के साथ शेयर कर रहा है, तो पूरे का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, फिर थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। क्योंकि जो बात मैंने इसको बताई वही इसको बताई, लेकिन इसने इसको बता दी, इसने इसको बता दी, इसका मतलब तीनों को बातें पता चल गई। या मैंने इसको कोई अलग बात बताई, इसको कोई अलग बात बताई, तो ए ने सी को बता दी कि मुझे उसने ये बताया, बी ने भी सी को बता दिया, सी ने बी को बता दिया, तो इन तीनों को पता चल जाएगा। इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो हैं दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना कि अगर हमारे पास इफ़ यू हैव टू सिस्टम ए एंड बी विच आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट। उसके बाद हमारे पास आ गया देन हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। हीट क्या होती है, व्हाट इज हीट? अगर आपसे पूछे कि हीट क्या होती है, एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग whenever there is a temperature difference between the system and the surrounding। एनर्जी ऐसे तो ट्रांसफर होगी, एनर्जी तभी ट्रांसफर होगी अगर दो बॉडीज में टेम्परेचर डिफरेंस है। इफ देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज, तब हमारे पास एनर्जी, मान लो इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और T1 इज ग्रेटर देन T2, तो T1 का टेम्परेचर ज़्यादा है, T2 का टेम्परेचर कम है, तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है कहाँ से, T1 से T2, right? Clear? So energy that is transferred between a system and its surroundings whenever there is a temperature difference between system and its surrounding, that is known as heat। Clear है? कोई आपसे हीट की डेफिनेशन पूछे तो आपने बता देनी है। The energy that is transferred between the system and its surroundings whenever there is a temperature difference between the system and its surroundings। ओके, क्लियर। अब इसके साथ साथ ही मैं आपको साइन कन्वेंशन बताऊंगा। हीट की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, ये आपने लिख लेनी है। अब हम बनाएंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होती है, साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन फॉर हीट। अब ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशंस फॉर हीट क्या होती है साइन कन्वेंशन? अब ध्यान से सुनना, पहली बात कहता है जब एनर्जी ट्रांसफर करते हैं टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, व्हेन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। मान लो ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये इसकी सराउंडिंग है, तो अगर एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम को जा रही है, when energy is transferred to the system from surrounding, मतलब सिंपल सी बात है, जब सिस्टम के पास एनर्जी आ रही है सराउंडिंग से, when the energy is transferred to the system from its surrounding, then heat is taken as positive। तो साइन कन्वेंशन क्या, हीट इज टेकन एज, आपको कोई चीज़ देता तो आपके लिए पॉजिटिव ही है, सीधी सी बात है, राइट। आपको सराउंडिंग से कोई चीज़ मिल रही है, कोई आपको खाने के लिए कुछ दे रहा है, या आपको कोई पैसे दे रहा है, या सब्जी दे रहा है, या कोई भी चीज़ आपको दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, तो आपके लिए वो पॉजिटिव है। तो सेम थिंग हीट के लिए कि अगर सराउंडिंग से सिस्टम को हीट मिलती है, देन हीट इज टेकन एज पॉजिटिव। टू साइन कन्वेंशन फॉर हीट दैट इज पॉजिटिव। अब आप किसी को चीज़ दे रहे हो, आपसे कोई चीज़ ले रहा है, व्हेन द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। अब उल्टा हो गया, जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सिस्टम टू सराउंडिंग, हमारे पास मेन चीज़ सिस्टम है, अगर सिस्टम को एनर्जी मिल रही है तो हम क्या बोल रहे हैं, हीट को पॉजिटिव रखेंगे, अगर हीट एनर्जी उसको मिल रही। अगर सिस्टम से हीट एनर्जी जा रही है तो हीट एनर्जी का साइन कन्वेंशन क्या होगा, नेगेटिव। व्हेन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स, देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। बात क्लियर होगी, पता चल गया। उसके बाद बेटा हमारे पास आ गया वर्क डन, ठीक है। वर्क डन आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है, और ये जो वर्क डन है इसको आपने अब ध्यान से सुनना है, क्योंकि आगे जाके ये आपको काम आएगा। वर्क डन जो मैं अभी बता रहा हूं, मेरे पास क्या है,
हम कहते हैं कि वर्क इज सेट टू बी डन इफ अ बॉडी और अ सिस्टम मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यही बोलते हैं ना, हमारे पास एक सिलेंडर है, दिस इज सिलेंडर, ध्यान से समझना बेटा इसको, क्योंकि ये सारे आपके पूरे उसमें काम आएगा, राइट। ये मेरे पास एक सिलेंडर है एंड दिस सिलेंडर इज फिटेड विद अ पिस्टन। मैंने यहां पर क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। व्हाट इज दैट? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्या है, दैट इज पिस्टन। क्लियर? मेरे पास एक सिलेंडर है, राइट, उस सिलेंडर के ऊपर मैंने एक पिस्टन लगा दिया और ये जो पिस्टन है दैट इज फ्रिक्शनलेस, इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। दिस इज फ्रिक्शनलेस पिस्टन, राइट, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। अब हमने क्या किया कि हमने इसमें गैस जो है फिल की हुई है। लेट अ गैस बी कंटेन इन द सिलेंडर, ठीक है। और जो वाल्व्स हैं सिलेंडर की, दे आर परफेक्टली कंडक्टिंग वन, राइट, सो दैट द गैस इन द सिलेंडर दैट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T विद इस राउंड। देखो ये जो है ये परफेक्टली कंडक्टिंग है वाल्व्स, जो वाल्व्स हैं वो परफेक्टली क्या है, कंडक्टिंग वाल्व्स है। कंडक्टिंग वाल्व्स का मतलब क्या है कि जो हीट है वो एक्सचेंज हो रही है, हीट सराउंडिंग को एक्सचेंज हो रही है, सराउंडिंग से ले भी रहा है या ये दे भी रहा है, सराउंडिंग से हीट ले भी सकता है, ये सराउंडिंग को हीट दे भी सकता है। मतलब जो वाल्व्स हैं दे आर परफेक्टली कंडक्टिंग वाल्व्स। इतनी बात क्लियर हुई। पहले मैंने क्या बोला कि ये पिस्टन जो ये सिलेंडर है इसमें गैस है, लेट अस सपोज गैस का टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ गैस T, वॉल्यूम V, प्रेशर P, राइट। और ये जो हमारे पास पिस्टन है ये फ्रिक्शनलेस है, ये मूव कर रहा है। आपने वो देखा हो ना, ऐसे बच्चों के पास वो पिचकारी वगैरह होती हैं, ऐसे हमारे पास एक पिस्टन है, राइट। उसमें तो आगे पानी निकल जाता है, इसमें नहीं निकल रहा, इसमें ये बंद है, पिस्टन लगाया हुआ हमने। अब ये जो हमारे पास वॉल्व्स हैं, दीज वॉल्व्स, ये वॉल्व्स परफेक्टली कंडक्टिंग है। मतलब आप सिंपल सी बात देखो, आपने वो देखा है क्या कहते हैं, हवा भरने वाला पंप है ना, वैसे है। उसमें क्या है, उसमें हवा बाहर निकले, लेकिन पंप को अगर हम टोटली सील कर दें तो हमारे पास यही चीज बन जाएगी। ओके, क्लियर। तो आप पंप जब हवा भरते हो आप उसको हाथ लगा के देखना, वो पंप गर्म हो जाता है, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। हीट कहाँ गई, वो सराउंडिंग को चली गई। वो हीट कहाँ पर चली गई, सराउंडिंग को चली गई। पंप को आप करोगे ऐसे, पंप मारोगे, हवा भरोगे तो पंप को हाथ लगा के देखना, वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है, वो गर्म हो जाता है, थोड़ी देर बाद फिर ठंडा हो जाए। इसका मतलब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो सराउंडिंग को जा रही है। सेम थिंग यहाँ पर कि हमारे पास ये जो वाल्व्स हैं ये हमारे पास सिलेंडर की, दे आर परफेक्टली कंडक्टिंग वाल्व्स, मींस हीट कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम। ओके, क्लियर। पी क्या है, प्रेशर, राइट। अगर पी हमारे पास प्रेशर है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन, फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन। तो जब पिस्टन फ्रिक्शनलेस है तो ये जो गैस है इसमें, ये पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएगी। गैस जो है वो पिस्टन के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, राइट। तो जब गैस उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, वो फोर्स कितनी होगी आपको पता है, फोर्स। प्रेशर आपने पढ़ा है 10th क्लास में, पढ़ा है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स किसके बराबर होगी, प्रेशर इनटू एरिया। ये तो पढ़ा है ना, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स किसके बराबर होगी, प्रेशर इनटू एरिया। व्हाट इज ए, ए जो है इस पिस्टन का क्या है, एरिया, एरिया ऑफ द पिस्टन। ओके, तो फोर्स हमारे पास किसके बराबर आएगी, प्रेशर इनटू एरिया। अब पिस्टन जब इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो इसका मतलब पिस्टन थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा जो है वो गंदा सा हो गया, वो थोड़ा सा मैं इसको बेटा, आपको पता है समझाने के लिए ये सारा काम किया मैंने। अब ये हमारे पास पिस्टन, ठीक है। अब ये जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, ये पिस्टन को मूव करेगा ऊपर की तरफ, राइट। ये पिस्टन को क्या करेगा, मूव करेगा। सपोज करो ये पिस्टन यहां पर पहुंच गया थ्रू अ डिस्टेंस dx। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो पिस्टन के ऊपर फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, P इंटू ए। इसके कारण जो पिस्टन है थ्रू अ dx डिस्टेंस क्या कर गया, ऊपर की तरफ क्या कर गया, मूव कर गया। लेट द पिस्टन मूव थ्रू अ डिस्टेंस dx,
थ्रू अ डिस्टेंस dx। ठीक है, पिस्टन मूव कर गया थ्रू अ डिस्टेंस dx, तो वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, कितना वर्क डन हुआ? देखो फोर्स लगी है, पिस्टन उसके कारण मूव कर गया थ्रू अ डिस्टेंस dx, और जिस तरफ को फोर्स लग रही है उसी तरफ को पिस्टन जा रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? dw दैट इज इक्वल टू f डॉट dx, राइट। और इसमें एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, जिस तरफ को फोर्स लग रही है उसी तरफ को जा रहा है। क्लियर, राइट। तो cos 0 कितना होता है? 1 होता है। cos 0 1 हो गया, तो dw हमारे पास किसके बराबर आ गया? दैट इज f dx। किसके बराबर आ गया? f dx। इज दैट क्लियर, राइट। तो dw f की वैल्यू पुट कर दो, ये नोट कर लिया, पहले कर लो, शाबाश, इसको नोट करो, वेरी गुड। ओके, अब हमारे पास dw किसके बराबर आ गया? दैट इज f dx। तो dw दैट इज इक्वल टू f dx, लेकिन f किसके बराबर है? प्रेशर इनटू एरिया, तो ये बन गया। अब देखो ये एरिया इनटू लेंथ है, क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो स्मॉल वॉल्यूम, तो a इंटू डी एक्स, एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि इसका एरिया कितना है? a, लेंथ कितनी है? dx, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? a dx, राइट। तो हमारे पास क्या बन गया? a dx की हम क्या लिखेंगे? d। सो दिस इज द वर्क डन, dw p d। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, क्लियर। अब सपोज करो vi क्या था? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस। लेट vi दैट इज इक्वल टू initial volume of the gas, right। और vf क्या है? that is the final volume of the gas। गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा कि नहीं? क्योंकि पहले गैस का वॉल्यूम इतना था, जब ये एक्सपैंड हुई तो वॉल्यूम बढ़ गया, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर vi इनिशियल वॉल्यूम पर गैस है और vf क्या है? फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस है, तो हमें टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम। अब सिस्टम हमारे लिए यहां पर क्या है? ये गैस, गैस हमारा सिस्टम है, वो काम कर रही है। नाउ वर्क डन बाय द सिस्टम और गैस, ये नोट किया आपने? कर लिया, ओके। नेक्स्ट, वर्क डन बाय द सिस्टम और गैस कितना आ गया? वर्क डन बाय द सिस्टम और गैस कितना होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम और गैस कितना वर्क डन होगा? आपने निकालना है W, इंटीग्रेशन ऑफ dW, कहां से कहां तक? इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। dW किसके बराबर आ गया आपके पास? P dV के बराबर। P इज द प्रेशर है, राइट, ये P है। अब W किसके बराबर आ गया? P आपने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया? dV, राइट, BI/BF। तो ये बन गया आपके पास P इंटीग्रेशन ऑफ dV क्या होता है? V कहां से कहां तक? BI/BF। सो व्हाट इज W हियर? यू विल गेट P इधर VF माइनस VI। पहले VF पुट होगा, फिर क्या होगा? VI पुट होगा। इज दैट क्लियर? अब एक बात को आपने ध्यान से सुनना है कि ये तो हमारे पास वर्क डन आ गया कब? जब गैस जो है वो एक्सपेंड कर रही थी, दैट इज ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस। गैस एक्सपेंड कर रही तभी ऊपर की तरफ गई। अगर हमने गैस को कंप्रेस कर दिया तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम गैस को क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू जब आएगा तो आपके पास यहां पर सभी जगह नेगेटिव आ जाएगा। ओके, क्लियर है? पहले ये आर्टिकल कर लो। दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग एक्सपेंशन, क्योंकि हमने गैस को एक्सपेंड किया। जब गैस एक्सपेंड की तभी ऊपर की तरफ गई। अगर हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, अब सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। समझ आ रही मेरी बात? पहले सिस्टम वर्क कर रहा था, गैस एक्सपेंड कर रही थी, वो ऊपर की तरफ कर रही। अब क्या हो रहा है? गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं,
अब सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, सराउंडिंग उसके ऊपर काम कर रही है, उसको कंप्रेस कर रही है, उस केस में आपके पास जो वर्क डन आएगा, ये तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन था, नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। अब ड्यूरिंग कंप्रेशन, अगर हम कंप्रेशन की बात करें कि कंप्रेशन आपने गैस को कंप्रेस किया तो यहां पर नेगेटिव, 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 ठीक है, क्लियर है। उस केस में dW जो होगा आपका that is equal to minus PdV, राइट, दिस इज ड्यूरिंग कंप्रेशन। मेरी बात समझ आ गई? तो ड्यूरिंग कंप्रेशन जब गैस को आप कंप्रेस करोगे तो आपका वॉल्यूम जो है वो अब जाएगा VI to VF, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो एक्सप्रेशन वही रहेगा, सिर्फ आपने dW को माइनस PdV कर देना है, क्यों, क्योंकि आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, अब कम हो रहा है, इसलिए माइनस साइन यहां पर आया, ठीक है। तो यहां पर सभी माइनस साइन आ जाएगा। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन आपका जो वर्क डन होगा वो होगा P इन माइनस P VF माइनस VI, या आप इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो VI माइनस VF हो, सिंपल, माइनस साइन में अंदर लेके चला गया, ठीक है। तो VI माइनस VF, अदरवाइज VF माइनस VI, याद रखना है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन फॉर वर्क डन, इसके लिए साइन कन्वेंशन नोट कर लिया, ओके। तो साइन कन्वेंशन फॉर वर्क डन, वर्क डन के लिए साइन कन्वेंशन क्या होती है, इसको ध्यान से सुनना है आप। साइन कन्वेंशन फॉर वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर किसके लिए, वर्क के लिए। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम हमारे पास क्या है यहां पर, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, हमारे पास बेटा यहां पर सिस्टम गैस है, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन इसके लिए क्या होगी, पॉजिटिव। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, सिस्टम हमारे पास क्या है यहां पर, गैस, तो वो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हम गैस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, राइट, या उसको, पहले हमारे पास सिस्टम ऐसे था, हमने इसको कंप्रेस किया, इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब गैस के ऊपर वर्क किया, दैट इज टेकन एज नेगेटिव। अगर सिस्टम आपका वर्क कर रहा है तो वो पॉजिटिव है। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम दैट इज टेकन एज नेगेटिव। इज दैट क्लियर, पता चल गया। तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है दैट इज इंटरनल एनर्जी, राइट, इंटरनल, ये भी कर लो, बारिश की आवाज थोड़ी सी कम हो गई है तो इसलिए थोड़ा सा पोर्शन है, फिर हम इसको भी कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बेटा क्या होती है, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी of a system is defined as the sum of kinetic energy of the constituent particles of the system plus the sum of potential energy of the constituent particle of the system। मतलब टोटल एनर्जी दैट इज द सम ऑफ, पहले kinetic एनर्जी किसकी, ऑफ द constituent particles, constituents of the particles of the system plus potential energy of the constituent particles of the system। ठीक है, हमारे पास पहले क्या था, मैंने बोला constituent particles of the kinetic energy of the constituents, right, potential energy of the constituent particles of the system plus potential energy of the constituent particles of the system। मतलब U आपके पास किसके बराबर आ गया, kinetic energy plus potential energy, इसको याद रखना है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सो राइट डाउन
Internal energy of a system is defined as the sum of the kinetic energies of the constituent particles of the system plus the sum of the potential energy of the constituent particles of the system. हम क्या करते हैं यहाँ पर summation लगा देते हैं बेटा. Summation का मतलब क्या होता है? Summation का मतलब क्या होता है कि sum of all जितने भी constituent particles हैं उनका sum, right? जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी किनेटिक एनर्जी का सम ले लेना, फिर आपने जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी का सम ले लेना, दोनों को ऐड कर देना, दैट विल गिव यू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी है बेटा ध्यान रखना, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. याद रखना है, इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. मैं बता रहा हूं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. U इज द इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है ये, इसलिए बोलते हैं दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. और साइन कन्वेंशन इसके लिए क्या होगी? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज टेकन एज पॉजिटिव. साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन सिंपल ऐसे ही देख लो. साइन कन्वेंशन क्या होती है कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ system that is taken as positive. साइन कन्वेंशन किसके लिए? साइन कन्वेंशन है हमारे लिए U के लिए. इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? दैट इज टेकन एज पॉजिटिव. अगर डिक्रीज होगा दैट इज टेकन एज नेगेटिव. ये इसके लिए साइन कन्वेंशन है. ठीक है, क्लियर? तो इंटरनल एनर्जी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ध्यान से सुनना. दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 इंट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम. ठीक है, क्लियर? और इंटरनल एनर्जी कभी भी डिपेंड नहीं करती है बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग. जो इंट्रैक्शन सिस्टम और सराउंडिंग में होती है, इंटरनल एनर्जी सिर्फ अंदर ही, अपने घर के अंदर ही. मतलब सिंपल हमारे घर में जितने भी हैं वो अपनी बातें बाहर नहीं बताते हैं, सीधी सी बात है. तो इंटरनल एनर्जी वही होती है. इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो इंट्रैक्शन होती है अमंग द पार्टिकल्स इन द सिस्टम. बाहर सिस्टम और सराउंडिंग से अगर आपकी इंट्रैक्शन हो रही है, सिस्टम की सराउंडिंग से इंट्रैक्शन हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी जो है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंट्रैक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स. इंटरनल एनर्जी सिस्टम की तभी चेंज होगी अगर स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या करती है? चेंज करती है. इफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है? चेंज होती है. तो आज के लिए इतना ही बहुत है. इतना क्या, बहुत ज़्यादा लेक्चर हुआ. बारिश हो रही थी तो आवाज़ भी आ रही है, इसलिए मैं बोर्ड की तरफ कम हूँ और आपके मोबाइल के पास ज़्यादा हूँ, ताकि आपको आवाज़ जो है वो क्लियर आ जाए. क्लियर है? समझ आ गई? ओके देन बेटा, गुड बाय. ऐसे ही एक लेक्चर हम एक और बनाएंगे, फिर उसके बाद हमारे बड़े बड़े आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे. गुड बाय बेटा.